गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और एडवर्ब की चलती हुई श्रृंखला में आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो एनफ और टू के डिफरेंस को लेकर है। इससे पहले साथियों मैंने वेरी और मच का जो डिफरेंस क्लियर करवाया है, तो वो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वेरी और मच के लिए अलग से वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एनफ और टू को लेकर। और जैसे वेरी और मच में मैंने आप लोगों को बताया, एनफ और टू बोथ आर एडवर्ब्स। बोथ आर एडवर्ब्स क्या है साथियों? एडवर्ब है। देखिए, एनफ भी हमारा एडवर्ब होता है और टू भी एडवर्ब होता है। अब एनफ भी मात्रा बताता है और टू का प्रयोग भी हम क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें एनफ और टू का जो क्लैरिफिकेशन होने वाला है, उसके बाद आप लोगों के जो एनफ और टू को लेकर डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हर बार की तरह एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कोटाज कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो साथियों, एनफ और टू, देखिए पहले इसका शाब्दिक जो मीनिंग है, इसका जो वर्ड मीनिंग है, उससे मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ आज के क्लास में आप लोगों को। तो एनफ का बेसिकली मीनिंग होता क्या है? देखिए, एनफ का मीनिंग होता है पर्याप्त और टू का मतलब होता है काफ़ी। टू का मतलब होता है काफ़ी और ये कितना काफ़ी होता है? देखिए, पर्याप्त ज़रूरत के मुताबिक होता है। एनफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उतना होना जितने की हमें ज़रूरत है। द क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट बी रिक्वायर्ड इज डिफाइंड बाई यूजिंग एनफ। एंड टू का प्रयोग मैंने क्या बताया आपको कि टू का मीनिंग होता है काफ़ी और काफ़ी का मतलब इतना काफ़ी होता है कि ये होता है मोर देन रिक्वायरमेंट। मोर देन रिक्वायरमेंट मतलब जितना हमें ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। देन हम उन्हें कैसे डिफ़ाइन करते हैं? टू से डिफ़ाइन करते हैं। अगर कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती हैं तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? उन्हें टू से डिफ़ाइन करते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि टू का यूज हमें तब करना है जब चीज़ें अनबियरेबल हो जाती हैं, असहनीय हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? असहनीय हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को बताने के लिए क्या यूज करते हैं? हम टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात कि टू का यूज हमें वहाँ करना है जहाँ चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं, जहाँ चीज़ें असहनीय हो गई हैं, जिनको हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। तो बी स्टार्ट विद द यूज ऑफ एनफ। किससे स्टार्ट करते हैं हम? एनफ से यूज करते हैं। देखिए, एनफ का मतलब तो मैंने आप लोगों को बताया कि एनफ का मतलब होता है पर्याप्त और पर्याप्त का मतलब होता है कि जो हमें अच्छा लगे। जो हमें अच्छा लगे, किसी भी चीज़ का उतना होना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विद यू। आपके साथ स्पेंड करने के लिए आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। टू स्पेंड विद यू, आपके साथ व्यतीत करने के लिए आई हैव इनफ टाइम। तो पहला प्रयोग एनफ का यहीं से स्टार्ट होता है साथियों कि जो मैंने एनफ लगाया है उसका यूज मैंने किसके साथ किया है? उसका यूज बेटा मैंने किया है नाउन के साथ। किसके साथ? नाउन के साथ। नाउन क्या है मेरा? टाइम। तो बस पहला प्रयोग आप लोगों को याद रखना है, एनफ
इज यूज्ड बिफोर नाउन। पहला प्रयोग क्या हो गया इसका कि जब भी आप एनफ का यूज नाउन के साथ करेंगे तो यूज करेंगे उसका नाउन से पहले। जब भी आप नाउन के साथ एनफ लगाते हैं तो आप लगाएंगे उसको पहले। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आई एम rich enough, I am rich enough to help you. I am rich enough to help you. I am rich enough to help you. अगर इस एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ एनफ का प्रयोग किसके साथ किया है बेटा? एनफ का यूज किया है मैंने एडजेक्टिव के साथ, और एडजेक्टिव क्या है मेरा? रिच। और एग्जाम्पल से देखने के बाद क्या पाते हैं हमें लगता है कि जो मैंने एनफ का यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं जो मैंने एनफ लगाया है उस एनफ का यूज़ किया है मैंने एडजेक्टिव के बाद। एडजेक्टिव के बाद तो सीधा सा एक मीनिंग बनता है, दो बातें हो गई। एनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव। अब आप लोगों को अपनी परीक्षा के दौरान कभी भी एनफ का सेंटेंस मिलता है तो आपको एनफ में ये दो बातें याद रखनी है। एनफ इज यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले एनफ का यूज करना है, जैसे मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया। और एनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, अगर वही एनफ किसी एडजेक्टिव के साथ में आता है तो आपको एनफ का यूज करना है एडजेक्टिव के बाद। एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले, एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले, बस दो बातें आप लोगों को अपने दिमाग में बिठानी है। और ये दो बातें याद रखकर यकीन मानिए कि आप एनफ का यूज ईजिली कर पाएंगे, एरर फ्री कर पाएंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। बस दो ही बातें याद रखनी है कि अगर नाउन के साथ में है तो पहले आएगा और अगर एडजेक्टिव के साथ में है तो बाद में आएगा। इस तरह से कभी कभी आपके एग्ज़ाम में एरर भी बनता है, तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से गलत होता है। ही इज़ he is enough powerful to defeat you, to defeat you। क्या है एग्जाम्पल कि he is enough powerful, वो पर्याप्त पावरफुल है, शक्तिशाली है, to defeat you, आपको हराने के लिए, आपको डिफीट करने के लिए वो इनफ पावरफुल है। अब यहाँ से देखने के बाद अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ देखते हैं हम कि एनफ का प्रयोग किसके साथ में हुआ है। आदर द वर्ड विद द एनफ इज एडजेक्टिव और दैट इज नाउन। अब पावरफुल हमें क्या लगता है कि पावरफुल भैया क्या होता है? पावरफुल तो एडजेक्टिव होता है। पावरफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। पावरफुल एडजेक्टिव होता है, पुअर एडजेक्टिव होता है, रिच एडजेक्टिव होता है, टायर्ड एडजेक्टिव होता है। ये सभी वर्ड यंग, ये सभी वर्ड कैसे हैं? एडजेक्टिव वर्ड हैं। और हमने क्या पढ़ा कि जब भी एनफ का यूज किसी एडजेक्टिव वर्ड के साथ में होगा तो एनफ का यूज करेंगे एडजेक्टिव के बाद। तो सेंटेंस इस तरह से अगर है तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कि द गिवन सेंटेंस इज गलत है, दिया हुआ सेंटेंस गलत है। चलिए इसको ठीक करते हैं। आप इसको लिखते हैं हम ही इज पावरफुल। एडजेक्टिव को मैं पहले लिखूंगा, देन उसके बाद लिखूंगा मैं एनफ, और सेंटेंस आपका हो जाएगा एरर फ्री। सेंटेंस हो जाएगा आपका
एरर फ्री सेंटेंस हो गया सही, क्योंकि हमने जो एडजेक्टिव लगाया पावरफुल, उस एडजेक्टिव के बाद हमने लगाया एनफ। तो एनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद करना है और नाउन से करना है पहले। तो बस एक ही बात अपने दिमाग में याद रखनी है, जब भी एनफ का यूज़ करें तो बस ये देखें कि एनफ का यूज हम किसके साथ में करते हैं। अगर हम एनफ का यूज किसी एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो एनफ को लगाते हैं एडजेक्टिव के बाद, और जब भी नाउन के साथ लगाते हैं तो एनफ को लगाते हैं नाउन से पहले। आई होप कि एनफ की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टू का, चैप्टर के टू का प्रयोग हमें कैसे करना है, टू का प्रयोग हमें कैसे करना है। अब बात करते हैं हम टू को लेकर बात करते हैं। तो टू का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि टू का जो बेसिकली मीनिंग है वो है मोर देन रिक्वायरमेंट, चीज़ें जितनी होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा हैं, चीज़ें अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जब चीज़ें अनबियरेबल हो जाती हैं, जब चीज़ें असहनीय हो जाती हैं, जब चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता तो टू का प्रयोग होता है। तीसरी बात, टू इज़ यूज्ड विथ ए नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब हमें टू का यूज़ किसके साथ में करना है, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में करना है। टू जब भी लगाएं आप ये देखें कि आप जिस गुण को बता रहे हैं उस गुण का नेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल से, अगर मैं ये कहता हूँ कि दे आर टू पुअर, और वहीं दूसरे सेंटेंस में अगर मैं कहता हूँ कि दे आर टू रिच, अब हमें पता है कि टू पुअर होना एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो पहला सेंटेंस कहेंगे कि हम ठीक है। और वहीं अगर दूसरे सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि दे आर टू रिच, रिच होना नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, रिच होना अच्छी बात है, रिच वालों को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, तो दूसरा सेंटेंस हम कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया कि टू का प्रयोग जब भी करेंगे हम किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में करेंगे। जब भी एडजेक्टिव का नेचर नेगेटिव होगा तो उसके साथ में टू का यूज़ करेंगे, और जब पॉजिटिव नेचर होगा तो उसके साथ में टू का यूज नहीं करेंगे। हाँ, इस नेचर को बताने के लिए इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जा सकता है कि दे आर वेरी रिच, इस तरह से लिखा जा सकता है। या फिर आप कह सकते हैं इसको कि दे आर रिच एनफ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एनफ का मतलब काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है, और अगर एडजेक्टिव के साथ में लगाएंगे तो एनफ का यूज बाद में करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस कहना ठीक होगा, ये सेंटेंस कहना ठीक होगा। आप वेरी रिच कहते हैं अच्छी बात, रिच एनफ कहते हैं अच्छी बात, बट टू रिच इसको नहीं कह सकते, क्योंकि रिच होना बुरी बात नहीं है, टू पुअर हो सकता है। चलिए, लगता है कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक बात को नोट डाउन करिए, क्योंकि टू और एनफ को लेकर काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, टू का यूज इन्फिनेटिव के साथ, टू का यूज, नेक्स्ट पॉइंट, टू का यूज इन्फिनेटिव के साथ भी होता है, साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? इन्फिनेटिव के साथ कर सकते हैं। टू का यूज इन्फिनेटिव के साथ में कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि दे आर टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। सेंटेंस क्या है कि दे आर टू टायर्ड
अभी मैंने बताया कि टायर्ड होना अच्छी बात, नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव साथ के मैं टू का भी यूज़ कर सकता हूँ। और आगे जाके मैंने लगाया टू वर्क एनी मोर, और ज़्यादा काम इससे नहीं होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दे आर टू टायर्ड। अब यही इसको अगर हम एडवर्ब टू की बात रिमूवल की बात करें, अगर इसको रिमूव करने की बात करें, अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में ले जाएं, तो सेंटेंस को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि दे आर सो टायर्ड that they cannot work anymore, वर्क एनी मोर। तो इस सेंटेंस को रिमूव टू करके, टू का रिमूवल करके सो और दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां सो के साथ में एडजेक्टिव ऐड करना होता है, जो कि आपको पहले से सेंटेंस में दे रखा है। उसके बाद कंजक्शन दैट लगाइए और दूसरा क्लोज जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब टू का अर्थ मैंने बताया आप लोगों को कि अनबियरेबल के सेंस में भी करते हैं। तो अनबियरेबल के सेंस में किस तरह से करते हैं, देखिए अनबियरेबल के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को लेकर बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि इट इज़ टू कोल्ड, इट इज़ टू कोल्ड। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूँ कि इट इज़ टू कोल्ड। टू कोल्ड का मतलब हो गया कि ठंड कितनी ज़्यादा है, जितना इसको नहीं होना चाहिए, जितना इसको नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इट इज़ कोल्डर, it is colder than it should be, then it should be। भैया it should be का मतलब होता है जितना इसको होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया है किसकी अपेक्षा, then it should be, जितना इसको होना चाहिए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। कितना हो गया है? ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए क्या लगाना है मुझे? टू लगाना है। और टू का प्रयोग कैसे करना है मुझे? निगेटिविटी शो करने के लिए करना है, निगेटिविटी शो करने के लिए करना है, निगेटिविटी शो करने के लिए, शो करने के लिए। तो टू का यूज करना है मुझे निगेटिविटी शो करने के लिए। और किसके साथ में करना है? और किसके साथ करना है मुझे? निगेटिव एडजेक्टिव के साथ करना है। दूसरी बात आप लोगों को क्या याद रखनी है कि जब भी आप टू का यूज़ करें तो आपका जो एडजेक्टिव है वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए। एक तो नेगेटिविटी शो करता है, नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ आता है, और इसका प्रयोग होता है मोर देन रिक्वायरमेंट। तो जब भी आप टू का यूज़ करें या आप किसी भी सेंटेंस में टू का यूज होता हुआ पाएँ तो बस इतना ज़रूर चेक करें कि टू के साथ में कहीं कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि टू का सेंस नकारात्मक होता है और टू का प्रयोग हम लोग किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड को शो करने के लिए करते हैं। और टू का बेसिकली मीनिंग क्या है? टू का बेसिकली मीनिंग है जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। इसके बाद एनएफ की बातें मैं एक बार फिर से रिव्यू करा दूं कि एनएफ का जब भी यूज करते हैं तो एनएफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज़, दैट इज इन इट्स प्रॉपर क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी, जब इसकी पर्याप्त मात्रा में है तब हम यूज करते हैं एनएफ। एनएफ का यूज दो तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि एनएफ का यूज अगर आप लोग नाउन के साथ में करते हैं तो एनएफ को पहले लगाना है, और अगर वही एनएफ अगर किसी एडजेक्टिव के साथ में है तो आपको बाद में लगाना है। तो साथियों, छोटी क्लास थी लेकिन टू और एनएफ को लेकर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर टू और एनएफ का यूज हमें डिफरेंस जो है वो क्लियर करवाइए। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास? आई होप ठीक से लेते होंगे क्लास को, और काफ़ी मेहनत से हम लोग क्लास को बनाते हैं। तो आप लोगों से एक ही मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोज़ को पूरा देखा करें प्लीज़। ओके, गुड नाइट।